आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आ जाता है कि हम नर्वस सिस्टम की स्टडी क्यों कर रहे हैं, या नर्वस सिस्टम के स्टडी को क्या बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम के स्टडी को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है नर्वस सिस्टम और स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजी होती है। नंबर 2 क्वेश्चन आता है कि हम नर्वस सिस्टम के स्टडी में क्या पढ़ते हैं। तो जो भी चीज़ें हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, अपनी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह से अनुभव कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों के अनुभव के आधार पर नई चीज़ों को काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ठंडा महसूस कर रहे हैं, गर्म महसूस कर रहे हैं, खट्टा है, तीखा है, ये सब चीज़ें जो महसूस कर रहे हैं वो इसलिए महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है। अगर नर्वस सिस्टम नहीं होता तो हम ये सब चीज़ें फील नहीं कर पाते। लाइक दर्द हो रहा है या किसी चीज़ ने काट लिया तो पेन हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हम नहीं फील कर पाते। और नर्वस सिस्टम जो है केवल जंतुओं में पाया जाता है, पौधों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम नोट कर लेते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है वो केवल और केवल जंतुओं में पाया जाता है। नर्वस सिस्टम केवल जंतुओं में पाया जाता है। अब देखिए, नर्वस सिस्टम लगा हुआ, तो यानी ये पूरे एक कोई तंत्र है। कोई भी अंग तंत्र होता है तो उसकी एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। लाइक जैसे अगर हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा तो किडनी की एक बेसिक यूनिट है जिसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। उसी तरह ये नर्वस सिस्टम है तो इसकी भी एक बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्रियात्मक इकाई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है उसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। हमारी बॉडी में, ह्यूमन में जो सबसे लंबी और सबसे भारी कोशिका पाई जाती है वो है नर्व सेल। ठीक, न्यूरॉन है। न्यूरॉन लगभग 1 मीटर तक लंबी होती है और इसमें एक स्पेशलिटी पाई जाती है। इसमें एक खास चीज़ ये है कि ये उत्तेजनशीलता को ग्रहण करती है और इसका संवहन करने में सक्षम है। लाइक हमने कोई चीज़ देखी, उस इंफॉर्मेशन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भेजना है, या डिफरेंट पार्ट ने कोई चीज़ फील की तो उसको मस्तिष्क तक भेजना है। तो ये सारे काम जो कर रही है वो कौन कर रहा है, न्यूरॉन सेल कर रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि हम नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, न्यूरॉन। ठीक, अब हम न्यूरॉन के बारे में देखते हैं कि न्यूरॉन कैसे दिखता है, न्यूरॉन क्या काम करता है। तो हम यहाँ पे एक न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये पेपर में पूछा जाता है कि न्यूरॉन कितने कंपोनेंट्स से है। तो हमें हमेशा 3 कंपोनेंट्स बनाने हैं उसके न्यूरॉन के, एक एक्सॉन, डेंड्रॉन और साइटोन। यहाँ पे हम न्यूरॉन सेल बना रहे हैं।
देखिए, ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर एक न्यूरॉन सेल का बना दिया। न्यूरॉन सेल में क्या है, ये जो आपको ट्री की ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर होती है, इतना क्लियर नहीं बना हुआ है। यहाँ पे पतली पतली लंबी ऐसे रेशे निकले होते हैं जिन्हें हम डेंड्रॉन बोलते हैं। ठीक, तो ये जो ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम डेंड्रॉन बोलते हैं। फिर इसके अंदर डेंड्रॉन से लेकर पूरे इस भाग तक जो बीच में गोलाकार भाग है, यहाँ पे प्रोटीन सब्सटेंस फिल्ड होता है। एक प्रोटीन पदार्थ होता है और इसमें छोटे छोटे रंगीन कण होते हैं। इन रंगीन कणों को हम नेसल कणिकाएं बोलते हैं, नेसल्स कणिकाएं। ठीक, और फिर आप देख रहे होंगे कि ये लंबा सा यहाँ पे एक फाइबर होता है। ये जो लंबा फाइबर है इसे हम एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन माइंड को मिलती है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, अब ये इस इन्फॉर्मेशन को, ऐसा तो है नहीं कि कोई चिट्ठी है तो ट्रांसमिट कर दिया तो वो इन्फॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंच गई और दूसरे ने खोली चिट्ठी और पढ़े और काम करने लगा, ऐसा नहीं होता। तो बॉडी में इसने यहाँ से कोई सूचना, इन्फॉर्मेशन आपकी, तो इन्फॉर्मेशन जो भी एक्ट करेगा वो कहाँ से एक्ट हो रही है, वो हो रही है डेंड्रॉन से। ठीक है, फिर डेंड्रॉन से उस इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज करने के लिए यहाँ पे जो प्रोटीन सब्सटेंस होता है उसमें कुछ चार्ज होता है, तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के डिफरेंस से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, और उस पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल बॉडी क्या करता है, उस जो इन्फॉर्मेशन ऑप्ट की उसको ट्रांसमिट करने के लिए काम करता है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ऑप्ट की उसका इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज करने का जो काम कर रहा है यहाँ, तो उस भाग को हम साइटॉन बोलते हैं। ठीक है, तो साइटॉन में जो इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज हो जाती है। अब इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को दूसरे एंड तक पहुँचाने के लिए, इस सेल के दूसरे एंड तक पहुँचाने के लिए एक लंबा सा फाइबर होता है। इस लंबे फाइबर को हम एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, ये हमने एक्सॉन बता दिया। अब क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक एनर्जी जनरेट हुई है, तो इस एनर्जी, अब ये सेल आसपास और भी सेल से कनेक्टेड होती है, तो इसका डिफरेंस किसी और सेल को ना अफेक्ट कर पाए, इसके लिए इसके आसपास एक शीट बनी होती है। ठीक है, ये जो आपको अंदर एक शीट दिखाई दे रही है इसे हम माइलिन शीट बोलते हैं। ठीक, अब ये माइलिन शीट बीच बीच में टूटी हुई होती है, जैसे यहाँ से नहीं जुड़ी हुई, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, तो यहाँ बीच में क्या है, गैप है। तो ये जो टूटा हुआ भाग होता है उसे हम रेनवियर का नोड बोलते हैं। इस माइलिन शीट के ऊपर भी एक लेयर होती है जो यहाँ पे टूटी हुई होती है, वो एकदम उसे पूरा यहाँ से जोड़ते हुए जाती है, यानी बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता है। तो माइलिन शीट के ऊपर जो लेयर होती है उसे हम न्यूरोलेमा बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे जहाँ से ये फाइबर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर लगभग इतनी दूरी पर जो संरचना पाई जाती है उसे हम एक्सॉन हिल लॉक बोलते हैं। ठीक, अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गई, अब यहाँ पे एक्सॉन के एंड पे, जहाँ पे यह डेंड्रॉन मिल रहा है और एक्सॉन का एंड हो रहा है, इसे हम सिनेप्सिस बोलते हैं। और ये यहाँ पे जो चार पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है इसे हम सिनेप्टिक नोड्स बोलते हैं। ठीक, तो यह बेसिक स्ट्रक्चर हो गया न्यूरॉन सेल का। और न्यूरॉन सेल में आपने देख भी लिया कि डेंड्रॉन का काम क्या है, साइटॉन का काम क्या है और एक्सॉन का क्या है। डेंड्रॉन ने इन्फॉर्मेशन ऑप्ट की, उसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज करने का काम साइटॉन में हुआ, और फिर उसको ट्रांसमिट करने का काम जो है वो एक्सॉन में हो रहा है। फिर इसी तरह दूसरी नर्व सेल इस सेल से जुड़ी, फिर इस तरह से पूरी एक चेन बन जाती है, और इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसमिट हो जाती है। अब ये बात आती है कि कितनी न्यूरॉन सेल हमारी बॉडी में पाई जाती है। तो मनुष्यों में लगभग 100 अरब न्यूरॉन सेल पाई जाती हैं। ये न्यूरॉन सेल जो है, जो अधिकांश ये मस्तिष्क में पाई जाती है, लेकिन कुछ न्यूरॉन सेल जो है वो बॉडी के अदर पार्ट्स में भी पाई जाती है। तो बॉडी के अदर्स पार्ट में जो न्यूरॉन सेल पाई जाती हैं वो गुच्छे में उपस्थित होती हैं, बंचेस फॉर्म में होती हैं। तो उन बंचेस फॉर्म को हम गैंग्लिया बोलते हैं। ठीक, तो मस्तिष्क के
अतिरिक्त शरीर के अन्य भागों में पाई जाने वाली गुच्छों के रूप में न्यूरॉन सेल को गैंग्लिया बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? गैंग्लिया बोलते हैं। अब डेंड्रॉन, देखिए यहाँ पे बहुत सारे डेंड्रॉन है, बहुत सारी ऐसी सेल्स होती है जिसमें डेंड्रॉन एक ही होता है, वो भी एक ही डायरेक्शन में एक्सॉन है और उसी डायरेक्शन में डेंड्रॉन है। तो डेंड्रॉन के नंबर्स पे और डेंड्रॉन्स के नंबर्स पे तो डेंड्रॉन का नेचर भी चेंज हो जाता है, मतलब इस न्यूरॉन सेल का नेचर भी चेंज होता है। तो इनके नंबर्स पे और इसके नेचर के बेसिस पे हमने न्यूरॉन सेल को 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम डाल देते हैं कि डेंड्रॉन की संख्या व स्वभाव के आधार पर नर्व सेल के प्रकार। तो डेंड्रॉन की संख्या और उसके स्वभाव के आधार पर हमने न्यूरॉन सेल को 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। ठीक, यूनिपोलर क्या है? जब वर्टेब्रे यानी कशेरुकियों में जब भ्रूणीय अवस्था होती है, तो भ्रूणीय अवस्था में जो इस तरह के यूनिपोलर सेल, नर्व सेल का निर्माण होता है, इसमें साइटोन से एक ही डायरेक्शन में एक्सॉन और डेंड्रॉन निकलता है, तो ये यूनिपोलर हो गई। ठीक, आपको ध्यान रखना है कि ये कशेरुकियों में भ्रूणीय अवस्था में बनती है यूनिपोलर नर्व सेल। नंबर 2, बाइपोलर। बाइपोलर जो नर्व सेल होती है उसमें एक डेंड्रॉन होता है और एक ही एक्सॉन होता है, और डेंड्रॉन और एक्सॉन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में पाई जाती है, लाइक हमारी जो टंग है, टंग में जो एपिथेलियमी टिश्यू पाया जाता है तो उसमें पाई जाती है, और हमारे आँखों में पाई जाती है। तो बाइपोलर नर्व सेल कहाँ पाई जाएगी? आँखों में और जीभ के एपिथेलियम टिश्यू में, एपिथेलियम ऊतक में। ठीक, और मल्टीपोलर में क्या है? नंबर ऑफ डेंड्रॉन्स एक से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ठीक है, मल्टीपोलर ज़्यादातर जो सेल्स होती हैं नर्व सेल वो मल्टीपोलर होती हैं, इसमें डेंड्रॉन की संख्या मोर देन 1 हो जाती है। ठीक है, जिसमें एक से अधिक डेंड्रॉन हो जाते हैं वो मल्टीपोलर हो जाते हैं। अब ये तो हमने देख लिया डेंड्रॉन की संख्या के आधार पर। अब नर्व सेल अपने काम करने के नेचर के बेसिस पे भी 3 टाइप में क्लासीफाई करी गई है। तो तंत्रिका कोशिका का वर्गीकरण किस चीज़ के आधार पर है? ये कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर तंत्रिका कोशिका को भी 3 भागों में बांटा गया, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इंटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। इंटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शरीर के अन्य भागों से जोड़ेगा, मस्तिष्क से जोड़ेगा। तो ये काम क्या कौन करेगा? इंटर न्यूरॉन्स करेगा। और सबसे ज़्यादा इंटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, 99.98% तक इंटर न्यूरॉन्स ही पाए जाते हैं। और इंटर न्यूरॉन्स किस नेचर में आएंगे? इंटर न्यूरॉन्स मल्टीपोलर होते हैं। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स भी मल्टीपोलर होते हैं, जबकि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो बाइपोलर होते हैं या यूनिपोलर होते हैं। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स बाइपोलर में आएगा, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स जो है वो हमारे मल्टीपोलर में आते हैं। अब इंटर न्यूरॉन्स को ही पुरकिंजे की कोशिकाएं बोलते हैं। आपने पुरकिंजे का नाम सुना होगा, जब आप सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो पुरकिंजे आते हैं जिन्होंने जीव द्रव्य की खोज की है। तो अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी तो उसमें आप सेल वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक येलो बॉक्स दिया हुआ है। येलो बॉक्स में पुरकिंजे के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने
इतने ज़्यादा अपने काम के प्रति सजग थे कि उन्होंने जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे थे उस हॉस्पिटल के किचन को ही उन्होंने अपनी लैब में बदल दिया था। तो इंटरन्यूरॉन्स, और इन्होंने पुरकिंजे ने तंत्रिका कोशिका पर भी अध्ययन किया था। इसकी वजह से उनके सम्मान में इंटरन्यूरॉन्स को पुरकिंजे की कोशिकाएं भी कहा जाता है। तो अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र के बारे में क्यों उपयोगिता, ये तो हम समझ ही चुके हैं कि सोचने, समझने, स्मरण करने, शरीर के विभिन्न बॉडी पार्ट्स को कोऑर्डिनेशन करने में, पुरानी चीज़ों को जैसे अपने पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों में किस तरह से रिएक्ट करें, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी में तंत्रिका तंत्र पाया जा रहा है। तो हम अपने सारे कामों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं काम के आधार पे। कुछ ऐसे काम हैं जो ऐच्छिक हैं, जो हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। लाइक हम लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं, तैरना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। तो ये ऐच्छिक क्रियाएं हो गई। कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जो हम अपनी इच्छा नहीं है लेकिन वो हमारी बॉडी में चल रही है। लाइक हम सांस ले रहे हैं, सांस लगा, अगर आप नहीं भी अगर उसके बारे में सोचेंगे तो भी आप सांस ले रहे हैं, सो रहे हैं तो भी सांस ले रहे हैं, हृदय धड़क रहा है, तो ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं हो जाती हैं। तो इसी तरह हमारी बॉडी में जो तंत्रिका तंत्र है वो विभिन्न सारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। तो नियंत्रण, अब ये नियंत्रण जो तंत्रिका तंत्र में नियंत्रण कर रहे हैं उसमें भी 3 कंपोनेंट्स हैं, उसकी वजह से ही तंत्रिका तंत्र में नियंत्रण कर पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र जो चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहा है। तो हम इसमें हेडिंग डाल लें तंत्रिकीय नियंत्रण के घटक। तीन घटक होते हैं जो तंत्रिकीय नियंत्रण में आते हैं। नंबर 1 संवेदांग, संवेदांग को हम रिसेप्टर्स बोलते हैं, रिसेप्टर्स बोलते हैं, और सेंसरी ऑर्गन्स भी बोलते हैं। नंबर 2 अपवाहक होते हैं जिन्हें हम इफेक्टर्स भी बोलते हैं। और नंबर 3 सूचना प्रसारण तंत्र होता है। सूचना प्रसारण तंत्र जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक, तो हम नंबर 1 हेडिंग डाल देते हैं, रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ें। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं? हमारे वातावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं तो वो सारे परिवर्तन से हमारी बॉडी को उन परिवर्तनों को एज ए स्टिमुलस एक्सेप्ट करने का जो काम कर रहे हैं वो संवेदांग होते हैं। ठीक है, तो वातावरणीय परिवर्तनों से उद्दीप्त होने वाले अंग को हम क्या बोलते हैं? संवेदांग बोलते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, वातावरणीय परिवर्तन से उद्दीप्त होने वाले अंग लाइक हम कोई कहीं पे खाना बनाओ और स्मेल आई, स्मेल को हम कैसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? नाक के थ्रू एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो नाक क्या है? एक प्रकार से ज्ञानेंद्रिय है और ये एक संवेदांग है, ये रिसेप्ट कर पा रहा है। इसकी वजह से हम स्मेल को या उस स्मेल को फील कर पा रहे हैं, तो ये हमारे संवेदांग आएंगे। ठीक है, संवेदांग भी बहुत टाइप के होते हैं, 3 टाइप में हम इसे डिवाइड करेंगे। नंबर 1 ज्ञानेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियाँ क्या है? जैसे कि हमारे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सारी इसमें आ जाती हैं ज्ञानेंद्रियाँ। आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। नंबर 2 ज्ञानेंद्रियाँ।
ज्ञानेंद्रिय में क्या आएंगे कि शरीर के अंदर भी एक दूसरा एटमॉस्फेयर है, तो शरीर के अंदर एटमॉस्फेयर से जो पार्ट्स उद्दीप्त हो रहे हैं वो अंतः ज्ञानेंद्रिय में आएंगे। तो इसमें लिख लीजिए कि जो शरीर के अंतः वातावरण से उद्दीप्त होते हैं या उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। अब नंबर 3, इन्हें बोलते हैं प्रोप्रायोसेप्टर्स। ये इंग्लिश में तो भी ठीक है, और इसे हिंदी में बोलते हैं स्वाम्य ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, हिंदी से बेटर है कि आप उसे इंग्लिश में ही याद कर लीजिए, स्वाम्य ज्ञानेंद्रिय। ये क्या होती है, कुछ रेखित पेशियाँ, अरेखित पेशियाँ, लिगामेंट्स हो गए, टेंडन्स हो गए, इनके जो स्वतंत्र छोर होते हैं वो सारे आते हैं स्वाम्य ज्ञानेंद्रियों में। तो क्या आएंगे इसमें, रेखित, अरेखित, लिगामेंट्स, टेंडन्स, टेंडन्स को हिंदी में कंडरा बोलते हैं, टेंडन्स एटसेट्रा के जो स्वतंत्र छोर हैं। अस्थि संधि, ठीक है, अस्थि संधि लिगामेंट्स हो गया, तो ये सारे जो के स्वतंत्र छोर इसमें आते हैं। अब नंबर 2 हम एफेक्टर्स के बारे में। एफेक्टर्स क्या करेंगे, इन्हें एफेक्टर भी बोलते हैं, ये अफेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक, एफेक्टर्स का काम होता है कि जो विभिन्न उद्दीपनों को एक्सेप्ट करने का, लेने का काम कर रहे हैं। जैसे हमने आँख से कोई चीज़ देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, जीभ से स्मेल जीभ से उसको स्वाद पहचान रहे हैं, और नाक से स्मेल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव करने वाले एफेक्टर्स होते हैं। और इसके बदले में जो प्रतिक्रिया करेंगे तो वो इफेक्टर्स में आते हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया करने वाले, ये प्रतिक्रिया करने वाली रचनाएं होती हैं। ये प्रतिक्रिया करने वाली रचनाएं होती हैं, इसीलिए इन्हें क्रियान्वयक रचनाएं भी बोलते हैं। ठीक, नंबर 2 डाल दीजिए। इन्हें क्रियान्वयक भी कहते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं तो नोट कर लीजिए, रेखित अरेखित पेशियों में और ग्रंथियों में। कहाँ, ग्रंथियाँ, रेखित व अरेखित पेशियों में। ठीक है, और इनका संचालन किनसे होगा, तो अभी हमने पढ़ा था कि मोटर न्यूरॉन्स। ठीक, तो मोटर न्यूरॉन्स द्वारा इनका संचालन होता है। अब नंबर 3 है सूचना प्रसारण तंत्र, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम में ही, कम्युनिकेशन सिस्टम को 3 भाग होते हैं। अब इन्हीं के बारे में हम डीप स्टडी करेंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 जिसे हम CNS बोलते हैं, PNS बोलते हैं और ANS बोलते हैं। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ANS मतलब ऑटोनॉमस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आएगा। पेरिफेरल शरीर के विभिन्न भागों को मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जोड़ने का जो सिस्टम है वो PNS है। और ऑटोनॉमस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ये मतलब मस्तिष्क के नियंत्रण के बाहर होता है, ये अपना काम करता रहता है। लाइक जैसे कि हृदय धड़क रहा है तो हृदय के धड़कने में ये काम करेगा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये रिफ्लेक्स एक्शन, जो रिफ्लेक्शन एक्शन है, लाइक आँख से कोई चीज़ देखी और अचानक से आँखों का पुतली का साइज़ छोटा हो गया या बड़ा हो गया,
तो इसके अंदर आएगा वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में। इसमें दो तरीके के तंत्र आएंगे, एक को हम बोलते हैं परिधीय तंत्रिका अनुकंपी तंत्र, और दूसरे को बोलते हैं परानुकंपी तंत्र। ठीक, परानुकंपी यानी सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इसमें एएनएस में आएगा। पीएनएस में क्या आएगा कि शरीर के विभिन्न भागों से मेरुरज्जु और मस्तिष्क को किस प्रकार जोड़ा जाए, और सीएनएस में मस्तिष्क और मेरुरज्जु का हम पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं सीएनएस यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम।